हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटलर्जी वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। मैं वन शॉट में ये मान के ये मेटलर्जी कर रहा हूँ कि आपने मेरे जो पहले के सारे वीडियो हैं वो देख लिए हैं, आप बस रिवीजन करने जा रहे हो, ठीक है। या आप इस मेटलर्जी को 3 या 4 बार पहले पढ़ चुके हो, या आप टारगेट के स्टूडेंट हो और आपका अभी नीट का एग्जाम है या जेईई का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं ब्रीफ में बनाने जा रहा हूं भी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन या नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि मेटलर्जी होती क्या है। सिंपल सा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। और से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के प्रोसेस या साइंटिफिक मेथड, जो भी स्कीम यूज करते हैं, उसे हम किस में कंसीडर करेंगे? मेटलर्जी के अंदर कंसीडर करेंगे। अब आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। पहला आता है कि मिनरल क्या होता है। आपकी मेटल प्राकृतिक रूप से जिस भी फॉर्म में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि और क्या होता है, ठीक है। तो वो मिनरल जिसमें से हम इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें, वो क्या होगा? और होगा। यानी वो मिनरल जिसमें से कम खर्चे में आसानी से मेटल ऑब्टेन कर लें, वो क्या कहलाएगी? और कहलाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल और आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट और? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक टर्म और आती है कि गैंग क्या होता है। इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं भाई। तो मेटल के अंदर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, आपका और जिस भी फॉर्म में पाया जाता है उसके साथ कुछ अमाउंट में क्या होगी? इंप्योरिटी एसोसिएटेड रहेगी, ठीक है। उन इंप्योरिटी को हम गैंग बोलते हैं। यानी और के साथ जो इंप्योरिटी एसोसिएटेड होती है उनको हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद में एक आप टर्म करने वाले हो फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कह दो कि वो केमिकल कंपाउंड या रिएजेंट है जो क्या करेगा? गैंग के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। गैंग का वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो फ्लक्स क्या करेगा? गैंग के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है और यह इसके साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है। तो गैंग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, और जो स्लैग होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दूसरी एक बात और ध्यान रखनी है कि यह जो आपका मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, अभी मेल्ट हो गया आपका, तो ये जो मोल्टन स्लैग है वो मोल्टन और के साथ, ठीक है, इमिसिबल होगा। यानी उसके साथ मिसिबल नहीं है, अभी अलग से रहेगा। जैसे वाटर एंड ऑयल इमिसिबल होते हैं, इसी तरह से ये भी इमिसिबल होगा। दूसरा ये क्या होता है? उसके कंपेयर में हल्का होता है, लाइटर होता है, तो और के ऊपर ये फ्लोट करेगा, जिससे हम आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आपकी इंप्योरिटी है या गैंग है या मैट्रिक्स है वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगी? स्लैग की फॉर्म में निकल जाएगी। अब एक बात और ध्यान रखना है, भी आपके फ्लक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी गैंग कैसी है। एसिडिक फ्लक्स भी होता है और बेसिक फ्लक्स भी होता है। अगर आपकी गैंग बेसिक है तो हम फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे? एसिडिक यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल मैंने ले लिया सिलिका, ठीक है, आसानी से मिल जाती है सिलिका, और इसका क्या होता है? खर्चा भी कम आएगा। तो हम ऐसा ही मेथड देखते हैं ना, ऐसा ही रिएजेंट देखेंगे जो कम खर्चे में हमारा काम निकाल दे। तो एसिडिक फ्लक्स हमारा सिलिका हो गया। ये क्या करेगी? आपकी जो बेसिक इंप्योरिटी मान लो आयरन ऑक्साइड की है, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? सिलिकेट, फेरस सिलिकेट बना लेगी, ठीक है। तो ये स्लैग बन गया। ये क्या है? एसिडिक फ्लक्स है, ये बेसिक इंप्योरिटी है और ये स्लैग है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी इंप्योरिटी एसिडिक हो तो हम फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे? बेसिक करेंगे। बेसिक फ्लक्स में हम क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, मोस्टली ज्यादातर ये यूज करते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। अगर इसको हीट दूंगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या हो गया? अभी कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है बेसिक है, तो बेसिक है तो बेसिक फ्लक्स है ये। एसिडिक इंप्योरिटी क्या होगी? यहां सिलिका इंप्योरिटी के रूप में एसिडिक है, वहां हमने फ्लक्स के रूप में लिया था, यहां इंप्योरिटी के रूप में है।
और यह क्या कर देगी, कैल्शियम सिलिकेट बना देगी, जो आपके क्या होते हैं, स्लैग होते हैं। इस तरह से हमने फ्लक्स को एसिडिक और बेसिक दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि आपके जो ओर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं भाई। एक तो होते हैं नेटिव और, या फिर इसे एलिमेंटल और भी बोलते हैं भी, या इसे फ्रीज क्या कहेंगे, फ्री स्टेट और भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि जो मेटल होती है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल देखो अभी, आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, वो किस में आ जाते हैं, नेटिव और में आ जाते हैं। ठीक है, यानी फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी ये हवा के अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, तो ये एज सच एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री स्टेट में या फिर नेटिव फॉर्म में मिल जाते हैं हमें। और दूसरे और होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे भी। कौन से, जो रिएक्टिव होंगे, आपको पता है इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। जैसे आयरन है वो हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनियम होता है वो बॉक्साइड के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे और हैं भी। जैसे जिंक है तो जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलता है, लेड है तो ग्लेना की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं जो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, वहां डिस्कस किया था कि कार्बोनेट और कौन कौन से हैं, ऑक्साइड और कौन कौन से हैं, सल्फेट और कौन कौन से हैं। तो ये मैंने वहां डिस्कस कर रखे हैं मेरे लास्ट लेक्चर में, तो आप देख लेना, मेट्रोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है उसमें ही डिस्कस कर रखा है मैंने। ठीक है, तो मैं और यहाँ पे नहीं लिख रहा अभी, वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, उसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। बट एक बात ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रेट और हमें नहीं मिलते। क्यों भाई, क्योंकि नाइट्रेट होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल है वो कहाँ चले जाएंगे, सी या ओशियन में चले जाएंगे। तो इसलिए ज्यादातर क्या होते हैं, हमें नाइट्रेट और है वो नहीं मिलते। इससे आगे बढ़ते हैं, पहले ये नोट करो। अब देखो भाई, मेटलर्जी में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी, तो पहला क्या होगा भाई, पहला होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आपको पता है कि और होता है वो नेचुरल रूप से क्या होता है, बिग लंप की फॉर्म में मिलता है। उनको हम क्या करेंगे, बिग लंप को पहले स्मॉल पार्टिकल में तोड़ेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में हम जा क्रशर की हेल्प से तोड़ते हैं। अब जो छोटे पार्टिकल है उनको फाइन पाउडर में हम बाल मिल या स्टैम्प मिल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन भी कहते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद में दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसे ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं, या इसे वेनिफिकेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, या इसे प्योरिफिकेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। एक ही नाम है भी, सिनोनिम कह लो इनको। ठीक है, नाम ही बता रहा है, प्योरिफिकेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी इंप्योरिटी, ओर से इंप्योरिटी को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। ठीक है, क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सिंपल है। अब देखो, इसके लिए हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं। फिजिकल में हम 3 मेथड यूज करेंगे। एक होता है आपका, पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूं, इसे ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन भी कहते हैं, एक के नाम है भी, सिनोनिम है। ठीक है, तो पहला जो फिजिकल मेथड है, नाम ही बता रहा है ग्रेविटी सेपरेशन, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे सेपरेट आउट किया जाता है, या मैं ये कह लूं डेंसिटी के बेस पे। बेस क्या, कंडीशन क्या है इसके लिए कि और क्या होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए एज कंपेयर टू इंप्योरिटी। ठीक है, और इंप्योरिटी से हैवी होनी चाहिए। तो क्या होगा भाई,
मान लो कि ये कोई अपनी असेंबली है इस तरह से, ठीक है, और मैं नीचे से हाई प्रेशर से वाटर इनलेट करवा रहा हूं। हाई प्रेशर से क्या आ रहा है अभी, वाटर आ रहा है, और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, अपना जो भी इम्प्योर और है वो डाल दूंगा। तो होगा क्या भी, इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह की हल्की मतलब जो इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ ऊपर से यहां से निकल जाएगी, और जो और होता है वो हैवी होता है। हैवी होता है तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। इसका इनलेट थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, जैसे इस तरह से, और हैवी है तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, इम्प्योरिटी लाइटर निकल जाएगी। इस तरह से हम इस प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, लाइटर इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। या मेनली किसके लिए यूज होता है भी, ये यूज होता है ऑक्साइड और के लिए। याद रखना भी, क्वेश्चन इसी से आते हैं। या फिर नेटिव और के लिए, नेटिव मैंने अभी बताया, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर होते हैं। सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होगा, नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, आइदर और impurity should be magnetic in nature। यानी या तो आपका और या फिर इंप्योरिटी, दोनों में से एक कोई मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। उसकी सेपरेशन के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपके दोनों ही मैग्नेटिक है तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, या दोनों ही नॉन मैग्नेटिक है तो भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक और ध्यान रखना कि लास्ट वाला जो हमने किया ग्रेविटी सेपरेशन, वहां बिलफ्लेटेबल भी यूज करते हैं सेपरेट के लिए। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, बिलफ्लेटेबल, याद रखना, नोट कर लेना भाई। हाँ, तो इसमें कैसे होगा भाई, जैसे मान लो कि आयरन का कोई और है, ठीक है, उसमें अगर सिलिका की इंप्योरिटी है तो रिमूव हो जाएगी, है ना। आयरन मैग्नेटिक इन नेचर है, ये नॉन मैग्नेटिक है। या फिर आप ये मान लो कि आपका जैसे SnO2 है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, Nm लिख रहा हूं, ये क्या था, मैग्नेटिक था, ये नॉन मैग्नेटिक था। ये क्या आपका कैसेटेराइट या टिन स्टोन भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी क्वेश्चन आ जाता है, वोल्फ्रामाइट की इंप्योरिटी होती है। वोल्फ्रामाइट क्या होता है, आयरन टंगस्टेट या फिर मैग्नीज टंगस्टेट, ये दोनों पाए जाते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, मैग्नेटिक नेचर होता है इनका, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, वोल्फ्रामाइट। तो ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, सेपरेट हो जाएगी। कैसे होगी भी, इसकी प्रोसेसिंग मैं डिटेल में वैसे तो डिस्कस कर चुका हूं। मैं 2 रोलर लूंगा, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, लेदर या ब्रास का बेल्ट लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर हॉपर है जिसकी हेल्प से मैं पाउडर और यहां डालूंगा, ठीक है। क्रशिंग ग्राइंडिंग से मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये वाला आपका जो रोलर है ये मैग्नेटिक इन नेचर लिया है मैंने, ठीक है, और ये वाला क्या है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है। क्लियर है। तो अब क्या होगा, बेल्ट इस तरह से घूम रहा है, यहां से ऐसे घूमेगा, तो आपका जो पाउडर और डाला है वो भी क्या होगा, इसके ऊपर से इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखो जो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है तो ये घूम रहा है इस तरह से, तो जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे जाके गिरेंगे, यानी यहां जैसे SnO2 नॉन मैग्नेटिक था तो वो यहां जाके गिरेगा, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो क्या करेंगे, इससे जो मैग्नेटिक रोलर से चिपक जाएंगे, ठीक है। मैंने लेदर और ब्रास का बेल्ट इसीलिए लिया है क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर को प्रिजर्व रखता है, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, ये चिपक जाएंगे। तो मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स इससे चिपके हुए हैं कहां गिरेंगे भी, जहां पर इस रोलर और इस बेल्ट का जो संपर्क है टूटता है, ठीक है। जैसे यहां से ये अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो यहां आके ये गिर जाएगा, यानी मैग्नेटिक इंप्योरिटी यहां जाएगी, नॉन मैग्नेटिक जो मेटल है यहां चला गया इस केस में। बाकी में क्या होगा, सिंपल याद रखो, जो मैग्नेटिक होते हैं वो यहां जाते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो यहां जाते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक जो पार्टिकल है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये था मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, नोट करो इसको। थर्ड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यह मेनली क्या होता है, सल्फाइड और के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड और के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका गैलेना हो गया, ZNS हो गया, ठीक है, इसे जिंक ब्लेंड बोलते हैं, गैलेना है, या फिर आपका जो कॉपर पाइराइट है, तो इनके लिए क्या करते हैं हम, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कंसंट्रेशन करवाएंगे।
इसमें भी प्रिंसिपल क्या है या कंडीशन क्या है ये याद रख लो कि ये डिफरेंशियल वेटेबिलिटी के बेस पे है। डिफरेंशियल वेटेबिलिटी का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, और है वो तो क्या है, ऑयल के द्वारा वेटेबल है। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। और जो आपका गैंग है यानी जो इंप्योरिटी है वो किसके द्वारा वेटेबल होंगे, आपका जो भी सॉल्वेंट है यानी वाटर के द्वारा, जो भी सॉल्वेंट डाला है उसके द्वारा क्या होंगे, वेटेबल होंगे। क्लियर है? तो और आपके ऑयल के द्वारा वेटेबल हो जाएंगे और आपकी गैंग है वो वाटर के द्वारा वेटेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो यूज किए जाते हैं वो ध्यान रखना भी, मैं साथ साथ बता देता हूं, साथ डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया, एक टैंक है या एक बीकर है जिसको मैंने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, यहां से पाउडर्ड और, जाहिर सी बात है मैंने क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर दिया, पाउडर्ड और होगा, प्लस मैं पाइन ऑयल डालूंगा। तो यहां मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, पाइन ऑयल लिख लेना भी। ये क्या होता है, फ्रोथर होता है। फ्रोथर, फ्रोथर मतलब जो फ्रोथिंग एजेंट या फ्रोथ बनाने में काम आते हैं। तो पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, ये किसका काम करेंगे, फ्रोथर का काम करेंगे। मैं बस पाइन ऑयल लिख रहा हूं यहां पे। इसके अलावा हम क्या डालते हैं, इसमें सोडियम इथाइल जेंथेट डालते हैं, या फिर पोटेशियम इथाइल जेंथेट भी डाल सकते हैं, या सोडियम लोराइल सल्फेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये किसका काम कर रहे हैं, ये सरफेक्टेंट या कलेक्टर का काम कर रहे हैं, यानी फ्रोथ को ज्यादा से ज्यादा सरफेस पे कलेक्ट करने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में मैं समझा चुका हूं पहले। अब इसके बाद में क्या आएगा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी अमाउंट में एनिलीन या क्रिसोल डाल दूंगा। आपने पहले के लेक्चर देखे हैं तो समझ गए होंगे इनका क्या यूज होता है। एनिलीन और क्रिसोल होते हैं, वो होते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी फ्रोथ के लाइफ पीरियड को ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी फ्रोथ है आपकी लंबे टाइम तक बनी रहेगी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि एनिलीन का क्या यूज होता है, तो वो फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है। ये आपको क्लियर होगा। ये सारी चीजें मैंने यहां पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। किसके हेल्प से मिक्स करूंगा भी, यहां से एयर के लिए इनलेट बना हुआ है, यहां से एयर आएगी हाई प्रेशर में। ठीक है, तो एयर के द्वारा क्या होगी, एजिटेशन होगी, यहां बबल बनेंगे, बबल फ्रोथ में कन्वर्ट होंगे, और फ्रोथ किसकी वजह से बनती है, ऑयल की वजह से। और ऑयल में क्या होती है आपकी, और है वो वेटेबल है, और ऑयल क्या होता है, वाटर के कंपेयर में लाइटर होता है, हल्का होता है, तो सरफेस पे जाएगा। यानी आपकी फ्रोथ सरफेस पे चली गई है, फ्रोथ सरफेस पे गई तो जाहिर सी बात है और भी सरफेस पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, और हमारा यहां आ गया, इसको रिमूव कर लेंगे दूसरे बीकर में। ठीक है, अब और प्लस ऑयल है यहां पे। ऑयल क्या होता है, या तो मैं एसिड डाल दूंगा थोड़ा सा, वो क्या करेगा, और ऑयल के बीच के लिंक को यानी जो बॉन्ड बना हुआ है वो तोड़ देगा, और थोड़ी सी हीट दे दूंगा। आपको पता है ज्यादातर जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो वेपोराइज हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगी आपकी, और बच जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगा, ये सल्फाइड और ज्यादातर क्या होता है, ऑयल वेटेबल होते हैं, तो इसलिए सल्फाइड के लिए करते हैं। तो सल्फाइड और है वो ऊपर आ गया, कंसंट्रेट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, चलो ठीक है सर, भी जैसे पीबीएस है उसको निकाल लिया, अगर दोनों ही सल्फाइड, इसमें सल्फाइड की इंप्योरिटी हो तो, यानी मान लो कि लेड सल्फाइड है और इसमें के साथ जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, दोनों ही ऊपर आएंगे, और हमें तो किसी एक को करना है, वरना तो हमारे लिए प्रोसेस ही यूजलेस हो जाएगा, एक के अंदर दूसरे की इंप्योरिटी रह जाएगी। तो हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, या तो मैं ऑयल और वाटर रेशो चेंज कर दूं, इसमें ये क्या होता है, सारा वाटर के अंदर होता है भाई। ठीक है, या तो मैं ऑयल और वाटर का रेशो चेंज कर दूं, तो क्या होगा, एक सिलेक्टिवली एक जाएगा, दूसरे को नहीं जाने दूंगा। और दूसरा मेथड होता है कि मैं इसके अंदर डिप्रेसेंट डाल दूं, जैसे मैंने यहां डिप्रेसेंट का एग्जांपल लिया, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड के साथ। अब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक वाले मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और पी और एस वालों की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है।
ठीक है, तो जिंक सल्फाइड क्या करेगा, सोडियम साइनाइड के साथ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा भाई, ये बनेगा जिंक के साथ 4 साइनाइड जुड़ जाएंगे। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे भी हम, और Na2 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, और प्लस क्या होगा, Na2S निकल जाएगा। इस तरह से ये क्या हुआ, जिंक सल्फाइड तो वाटर सोल्यूबल हो गया, मतलब यहीं रहेगा। और आपका लेड सल्फाइड है वो ऑयल सोल्यूबल है, वो क्या जाएगा, फ्रोथ पे जाएगा। ठीक है, ऑयल के द्वारा वेटेबल है तो फ्रोथ के अंदर जाएगा, उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि यहां क्या हुआ था कि जो गैंग थी वो वेटेबल थी वाटर के द्वारा, वाटर के द्वारा वेटेबल है, यानी भीगेगी तो क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, हैवी होगी तो क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, इंप्योरिटी क्या होगी, जो गैंग है वो नीचे बैठ जाएगी। क्लियर है। अब एक बात और देखो, अब आप कहोगे कि चलो लेड सल्फाइड आपने निकाल लिया डिप्रेशन सोडियम साइनाइड यूज करके, अगर मुझे जिंक सल्फाइड भी चाहिए तो क्या करूंगा। अब मैंने लेड सल्फाइड निकाल लिया, अब मुझे जिंक सल्फाइड चाहिए तो मैं इसमें इन दोनों में क्या करूंगा, कॉपर सल्फेट डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें जिंक सल्फाइड दोबारा दे देगा। अब क्या है, जिंक सल्फाइड है वो ऑयल के द्वारा वेटेबल है, लेड सल्फाइड हम निकाल चुके हैं, तो जिंक सल्फाइड ऊपर आएगा और उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। सिंपल है। तो इसमें जो कॉपर सल्फेट हमने यूज किया है इसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से एक्टिवेटर कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे एक कॉपर सल्फेट दे दिया, एक सोडियम साइनाइड दे दिया, एक पाइन ऑयल दे दिया और एक और दे दिया। तो आप क्या करोगे, कॉपर सल्फेट पे टिक करोगे। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके आगे बढ़ते हैं, लीचिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग मेनली क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस है भी कंसंट्रेशन का, और मेनली ये यूज होता है AAA के लिए। AAA मतलब एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके और के कंसंट्रेशन के लिए आपका लीचिंग प्रोसेस है यूज होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि और शुड बी सोल्यूबल इन ए सुटेबल रिएजेंट बट इंप्योरिटी रिमेन इनसोल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट या रिएजेंट। ठीक है, क्या लिखोगे, और शुड बी सोल्यूबल इन ए suitable solvent but impurity remain undissolved। यानी और तो आपका डिजोल्व हो चुका है रिएजेंट के अंदर, बट आपकी इंप्योरिटी है वो क्या है, डिजोल्व नहीं हुई है। तो सीधी सी बात है, एक तो डिजोल्व हो गया, दूसरा नहीं हुआ, फिल्टर कर लेंगे, इंप्योरिटी अलग रह जाएगी और आपका फिल्ट्रेट के अंदर आपका जो और है वो आ जाएगा। तो अब देखो, पहले डिस्कस कर रहे हैं बॉक्साइट और के लिए। एल्यूमिनियम का और क्या होता है भाई, बॉक्साइट और होता है। इसकी प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो इसके 3 मेथड है भाई। एक होता है बेयर प्रोसेस, इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं पहले। एक होता है आपका सरपेक प्रोसेस, और एक होता है होल प्रोसेस। अब एक बात ध्यान रखना, बेयर और होल प्रोसेस है वो रेड बॉक्साइट के लिए यूज होता है, यह भी रेड बॉक्साइट के लिए यूज होगा, और जो सरपेक प्रोसेस है वो व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, रेड बॉक्साइट का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, इसके अंदर अगर इंप्योरिटी हो आयरन की। यहां मैंने इंप्योरिटी की 2 कैटेगरी बनाई थी, एक मेजर और एक माइनर। मैं मेजर इंप्योरिटी लिख रहा हूं भी। इसमें आयरन ऑक्साइड की मेजर इंप्योरिटी होती है और आयरन इसको रेड कलर देता है। इसमें क्या होता है, सिलिका की मेजर इंप्योरिटी होती है, और इसमें क्या होता है, दोनों मेजर अमाउंट में यानी लार्ज अमाउंट में होते हैं, आयरन ऑक्साइड भी और सिलिका भी। क्योंकि आयरन है वो रेड कलर देगा, इसलिए ये रेड बॉक्साइट हो गया। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं भी, जिसके अंदर आपका सिलेक्टिवली और को डिजोल्व करे। तो बेयर प्रोसेस में हम कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सरपेक प्रोसेस में कार्बन प्लस नाइट्रोजन यूज किया जाता है। ठीक है, और होल प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। क्लियर है। अब एक बात और ध्यान रखना भी, आपका जो सरपेक प्रोसेस होता है उसमें एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि सरपेक प्रोसेस का साइड प्रोडक्ट क्या है, तो वो अमोनिया है। क्लियर है। तो इसकी मैं रिएक्शन दिखा देता हूं एक सिंपल सी लिख के भी। जैसे आपका Al2O3 है, इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूंगा, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी एसोसिएटेड थे, तो क्या बनेगा, NaAlO2 सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनेगा। इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी हाइड्रेशन कर दूंगा, वाटर डाल दूंगा।
वाटर डालूंगा तो क्या बनेगा, AlOH3। ठीक है, इसके वाइट, ये क्या था, ये वाटर सॉल्युबल था। अगर मैंने इसकी डाइल्यूशन की है, डाइल्यूशन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है और इसके वाइट पीपीटी बन जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका कैल्सिनेशन करवा दूंगा। क्या करवाऊंगा, कैल्सिनेशन, तो मुझे Al2O3 फ्री फॉर्म में मिल जाएगी, प्योर फॉर्म में। ठीक है, और यहां क्या होगा अभी, जो आपका Al2O3 है जिसके साथ वाटर एसोसिएटेड है, उसको मैं कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करवाऊंगा, तो इससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। इसमें अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनिया बन जाएगा। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मैं कैल्सिनेशन करवा दूंगा तो आपका Al2O3 मिल जाएगा। क्लियर है? अगर डिटेल में पढ़ना है तो देख लेना भी, उसमें मैंने ये बॉक्साइड और के बारे में डिटेल में एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो तो क्या होगा भी, आपका Al2O3 है, दो वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड थे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करूंगा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पास कर दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सेम है, व्हाइट पीपीटी बनेगी, और इसकी मैं कैल्सिनेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बॉक्साइट और का प्योरिफिकेशन। अब बात कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड के लिए मैक आर्थर फोरेट साइनाइड प्रोसेस की, नोट करो ये। अब बात कर रहे हैं मैक आर्थर फोरेट साइनाइड प्रोसेस की। यह मेनली क्या होता है, आपके सिल्वर और गोल्ड के ओर की कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो नेटिव ओर है सिल्वर का वो लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम साइनाइड डाल देंगे। ये प्रोसेस है वो वाटर के अंदर हो रहा है और हम एयर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो होगा क्या कि आपका जो सिल्वर ओर है एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका निकल जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया था, लीचिंग में यही तो करते हैं कि इंप्योर मेटल को, जो भी आपकी मेटल है उसको डिजोल्व कर लेते हैं, और इंप्योरिटी क्या रहती है, अनडिजोल्व रहती है। तो हमारी मेटल यहां डिजोल्व हो गई है और इंप्योरिटी क्या रहेगी, अनडिजोल्व रहेगी। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट में मैं इसमें जिंक डाल दूंगा। आपको पता है कि जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू सिल्वर, तो ये क्या करेगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और क्या जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और प्लस हमें सिल्वर मिल गया है। तो वहां पे इंप्योर सिल्वर था और यहां हमें क्या हुआ, प्योर सिल्वर मिल गया। ये प्रोसेस क्या है, इसे हम कहते हैं मैक आर्थर फोरेट साइनाइड प्रोसेस। और एक बात समझना, ये मैक आर्थर फोरेट साइनाइड प्रोसेस यहां तक है। इसके बाद में हमने जो डिस्प्लेसमेंट करवाई है, इस पूरी रिएक्शन को हम हाइड्रोमेटलर्जी में काउंट करेंगे। हमने पहले क्या किया कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन करवा दिया है, फिर उसका रिडक्शन करवा दिया है। इस तरह से पहले ऑक्सीडाइज करके फिर रिड्यूस करके ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, हाइड्रोमेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रो मेटलर्जी भी हमने इसके साथ डिस्कस कर ली। अब कई बार क्या होता है, सिल्वर होता है वो Ag2S के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सोडियम साइनाइड ऐड कर दूंगा, तो आपका सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा भी, Na, यह क्या करेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लिया है सिल्वर ने। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होगा, इधर लिख देता हूं, प्लस इसमें Na2S निकलेगी। अब ये प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल है भाई, बट हम क्या चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाए, लार्ज अमाउंट में हमें ये कॉम्प्लेक्स बने। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इससे एयर पास करूंगा। एयर क्या करेगी, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट को हमने एक तरह से रिमूव कर दिया, सोडियम सल्फाइड को हमने सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट आप रिमूव कर रहे हो या आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो तो रिएक्शन आपकी कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा ये बनेगा और उसके बाद में हम जिंक के द्वारा इसकी डिस्प्लेसमेंट करवा लेंगे। ठीक है, अगर सिल्वर की जगह गोल्ड होता तो मैं यहाँ AU लिख देता और यहाँ AU लिख देता और मुझे यहाँ गोल्ड मिल जाता। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहता। तो ये मैक आर्थर फोरेट साइनाइड और हाइड्रोमेटलर्जी है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा, दो मेथड यूज करते हैं, एक कैल्सिनेशन करते हैं, एक रोस्टिंग करते हैं।
कैल्सिनेशन में क्या होगा कि हम कंसंट्रेटेड ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से बिलो रखना है। यहां क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा ये देखो कि जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों होते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस में हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, रेवर्बरेटरी फर्नेस में हो रहे हैं। सेम ये रेवर्बरेटरी फर्नेस में ये होगा। अब इसमें क्या होगा, यह मेनली किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट ओर के लिए, इसके अलावा ऑक्साइड ओर के लिए, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड ओर के लिए, ठीक है। ऑक्साइड के ये इसको ये मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो आपका रोस्टिंग होगा वो मेनली यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए। अब एक बात ध्यान रखना, सल्फाइड के लिए हम कंसंट्रेशन में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कर रहे थे और यहां क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग सल्फाइड की करवा रहे हैं और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की करवा रहे हैं। दूसरा देखो भी, अब हो गया क्या, जैसे आपका जिंक कार्बोनेट है, आप इसको हीट दोगे तो ये जिंक ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर कोई वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो, जैसे लिमोनाइट होता है Fe2O3, इसके साथ 3H2O एसोसिएटेड होता है, हीट दोगे तो वाटर क्या होगा, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और बचेगा क्या, Fe2O3 प्लस H2O आपका निकल गया, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होगा कि इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि कोई वोलेटाइल इंप्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगी, मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। अगर वोलेटाइल इंप्योरिटी रिमूव होगी, मॉइस्चर रिमूव हो गया, तो आपका जो ओर है वो क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। क्लियर है। यहां भी क्या होगा, जैसे बात करूं मैं जिंक सल्फाइड की, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं ना, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस है वो निकल जाएगी। क्लियर है, यानी सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है ये। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, यहां भी क्या होगा कि जो वोलेटाइल इंप्योरिटी है, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 की फॉर्म में निकलेगी। फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 की फॉर्म में निकलेगी। आर्सेनिक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, किसकी फॉर्म में निकलेगी, AH2OH3 की फॉर्म में। तो इस तरह से क्या होती है, ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाती है। यहां भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा, इंप्योरिटी है ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी, तो आपका और यहां भी क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। अब दूसरा एक और देखो, यहां हम इसको ये कह सकते हैं ना, मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, डिकम्पोज हो गया, तो कैल्सिनेशन में क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और यहां रोस्टिंग में क्या हो रही है, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। सल्फर पे क्या था, -2 यूनिट चार्ज था और यहां क्या हो गया अभी, +4 हो गया। तो मतलब सल्फर की यहां क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है। तो यहां ऑक्सीडेशन होती है। तो ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग था। नोट करो, एक बात ध्यान रखना, हम दोनों ही रेवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं, बट इसमें क्या होता है, जो एयर बेंट होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और इसमें क्या होते हैं, एयर बेंट ओपन कर देते हैं जिससे हवा अंदर जाती रहे, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो कैसे करेंगे भी, अब सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है। अब उस मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल ऑब्टेन करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रिडक्शन करवाने से पहले हमें एलिंगम डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं भैया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने लेक्चर पूरा एलिंगम डायग्राम पे बना रखा है, आप वो देखो। अब देखो एलिंगम डायग्राम क्या होता है, एक कर्व है टेम्परेचर और डेल जी के बीच में, ये भी किसके बीच में, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। और एक बात यहां देखना भी, पर मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं ये, ठीक है, पर मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, आप कहोगे जी क्या ऑक्साइड ऑक्साइड के लिए बनता है, जी नहीं, एलिंगम डायग्राम ऑक्साइड के लिए बना सकते हो आप, सल्फाइड के लिए भी बना सकते हो और हेलाइड के लिए भी बना सकते हो। अब देखो होगा क्या भी एलिंगम डायग्राम में, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जितनी ऑक्सीजन एफिनिटी होगी डेल जी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज को, ब्रीफ में लिख रहा हूं मैं, कुछ मेटल लिख रहा हूं जो हमारे लिए यूज होगी। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, उसके बाद में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
और आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसके बाद में क्या आता है? आपकी जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में मैं बात करूंगा, आपका हो जाएगा Mn, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Sn, Pb। ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। इसके बाद में जो इनसे लेस रिएक्टिव होती है, कॉपर, Hg, Ag, Au। ठीक है? तो ये वाली आपकी लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये कर्व में नीचे की तरफ पाई जाएगी। हाईली जो रिएक्टिव मेटल है वो कहां पाई जाएगी भी? बॉटम में। और जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो कर्व में कहां आएगी भी? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल मिड पोजीशन में आएगी। और जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कहां आएगी? टॉप पोजीशन पर आएगी इस कर्व के। ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर नोबल गैस की बात करूं तो उसके लिए डेल जी की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये बात ध्यान रखना कि यहां पर जीरो वैल्यू है, इससे नीचे नेगेटिव होगी और इससे ऊपर क्या होगी? डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर है आपकी? तो जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, यहां पर समझो आप कि जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, पहले इतना नोट कर लो, इसको हटा रहा हूं मैं बीच वाले को। हाँ जी, जैसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर और Ag की। सिल्वर का कर्व यहां जाता है, सिल्वर ऑक्सीजन से मिलकर सिल्वर ऑक्साइड बना रहा है। और मर्क्यूरी का यहां जाता है, यहां Hg है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर HgO बना रहा है। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपकी मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम मान लो, तो मैग्नीशियम का कर्व कहां आएगा? बहुत नीचे आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है? अब देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम को, सॉरी ये क्या आपका सिल्वर को ये मान लो T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दूं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। आपको ये पता ही है ना, डेल जीरो तो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। डेल जी की वैल्यू अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। अगर डेल जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक बात ध्यान रखो, T1 टेम्परेचर के बाद में क्या होता है कि इसके लिए, जो सिल्वर के लिए डेल जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू डेल जी की पॉजिटिव हो रही है तो बैकवर्ड की क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी सिल्वर ऑक्साइड है वो डिकम्पोज होके आपको सिल्वर दे देगा और प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है? तो यानी मैं थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगा तो सिल्वर आसानी से डिकम्पोज हो जाएगी। इसी तरह से क्या होता है, आपकी जो मर्क्यूरी है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है लो टेम्परेचर पे। बट जो बाकी मॉडरेट रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, इनके लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है हमें। तो मैं मेटल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक वो जिनका लो थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है, लो थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा, और दूसरा वो जिनका हाई थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा। ठीक है? तो लो थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर वाली कौन सी होती है आपकी? Ag, Hg, Au। प्लेटिनम का डिस्कस आपके क्लास में नहीं करते हम। तो ये कम टेम्परेचर पे ही आसानी से डिसोसिएट होके आपको मेटल दे देगी। और जो हाई टेम्परेचर वाली है, यानी लो टेम्परेचर पे कौन सी मेटल आएगी? जो लीस्ट रिएक्टिव है, यानी इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत कम है, यानी इसका ऑक्सीजन से अट्रैक्शन या लव बहुत कम है, तो ये ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देगी। बट हाईली रिएक्टिव में जो हाई थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर किनका होगा? बाकी जो बच गई इनके अलावा, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, यानी जो हाईली रिएक्टिव है और मॉडरेट रिएक्टिव है, इनका हाई थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा। जैसे जिंक हो गया, तो इनके केस में हम क्या करेंगे? कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे इनको डिकम्पोज करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, फ्यूल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। सीधा अगर हम टेम्परेचर से करना चाहे तो बहुत बहुत कठिन होगा। ठीक है? तो इनका रिड्यूसिंग एजेंट करके यूज हम डिकम्पोजिशन करते हैं। अब देखो भी इनका इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मेटल है, इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं।
इसमें देखो मैग्नीज और क्रोमियम है, इसका रिडक्शन हम एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, इसे गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अलावा मैग्नीज और क्रोमियम के अलावा टाइटेनियम का भी रिडक्शन हम इसी प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, जो भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हम एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस से करेंगे। इसके अलावा जिंक, आयरन और एसन का हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करते हैं। इसके अलावा लेड होते हैं, वो दो कैटेगरी होती है अभी, एक हाई ग्रेड और होता है लेड का और एक लो ग्रेड और होता है। जो हाई ग्रेड और होता है उसमें लेड की अमाउंट होती है ज़्यादा होती है, तो उसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। बट जो लो ग्रेड और होता है उसमें लेड की अमाउंट कम होती है, तो उसका हम क्या करवाते हैं, कार्बन रिडक्शन करवाते हैं। तो कार्बन रिडक्शन किस केस में करेंगे, लो ग्रेड और की केस में। लेड की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो कि आपका लेड, कॉपर और मरकरी, लेड कौन सा, जिसका हाई ग्रेड और हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन करते हैं, इसे ऑटो रिडक्शन या एयर रिडक्शन भी कह देते हैं भाई। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इसको कैसे याद रखते हो, प्रभु खुश होंगे। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन किसकी होती है, प्रभु खुश होंगे, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। और मैंने अभी बताया AgAU को हम हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोमेटलर्जी ये होगी, ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो गया, है ना। अगर मेटल की एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आएगा। अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में कर रहे हैं तो हाइड्रोमेटलर्जी में आएगा। और अगर हम हीट देके अगर रिडक्शन करवा रहे हैं तो वो किस में आएगा, पायरोमेटलर्जी में आएगा। यानी एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, आपका कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस और सेल्फ रिडक्शन, ये किस में आ जाते हैं, पायरोमेटलर्जी के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एलिंगम डायग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि जैसे डेल जी नोट एफ है और यहाँ टेम्परेचर है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना भी, जो नीचे वाली मेटल है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, आपका मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। ठीक है, यहाँ से एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना रहा है, और यहाँ पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये टेम्परेचर जहाँ पर एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, इसे क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, जो क्रॉस ओवर टेम्परेचर होगा उस पर डेल जी की वैल्यू होती है, वो 0 होती है। ठीक है, अब देखो कि जो नीचे वाला जो मेटल होगी वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगी। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। क्यों भाई, क्योंकि नीचे वाले के लिए डेल जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है तो ऑक्सीजन एफिनिटी उसकी ऑक्सीजन से लव है, उसका ज्यादा होगा, तो ये ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन आसानी से ले लेगी। क्लियर है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो नीचे वाला मेटल होगी वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का आसानी से रिडक्शन करवा देगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, इस क्रॉस ओवर टेम्परेचर से पहले मैग्नीशियम होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगी। बट क्रॉस ओवर टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम वाला जो कर्व है वो नीचे है और मैग्नीशियम वाला कर्व है वो ऊपर है। अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन एफिनिटी है वो ज्यादा हो गई है। अब क्या करेगा, एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा। यानी इससे पहले मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और क्रॉस ओवर टेम्परेचर के बाद में एल्यूमिनियम काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। इससे क्या पता चलता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिड्यूसिंग। कि जैसे आपको मैं आयरन का एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने यहां डेल जी ले लिया, यहां टेम्परेचर ले लिया है, तो इस तरह से कर्व होता है कुछ। ये किसका कर्व है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं बता चुका हूं आपको। और ये किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये क्या है, आयरन से आयरन ऑक्साइड का। ये टेम्परेचर होता है लगभग 1073 केल्विन के लगभग। अब देखो 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कर्व क्या होता है, आयरन वाले के नीचे है। तो यहां पर क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। यानी ये क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर देगी अगर टेम्परेचर 1073 से कम है। बट अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से ऊपर चला गया तो अब क्या होगा कि कार्बन वाला कर्व है वो आयरन वाले कर्व से नीचे आ जाएगा। अब यहां क्या करेगा, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, तो यानी 1073 से कम पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और 1073 से अब ऊपर क्या है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो अब आपसे पूछ ले कि इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होगा, तो वो होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो कम टेम्परेचर पर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी बताया मैंने, जैसे जिंक है, आयरन है, पीबी है, लो ग्रेड वाला पीबी है, ठीक है, ETC, इनका रिडक्शन हम किसके द्वारा करवाते हैं, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा करवाते हैं। जैसे आपका आयरन है, इसका मैंने अभी बताया था कि अगर टेम्परेचर 1073 से कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो यहाँ आयरन बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपका जैसे Fe2O3 है और टेम्परेचर 1073 केल्विन से इसमें तो बिलो था, और इसमें क्या हो जाएगा 1073 केल्विन से अब हो जाएगा, तो यहाँ आयरन बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो अब एक और ध्यान रखना, जैसे जिंक ऑक्साइड है वो भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, जिंक दे देगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी क्या कर सकते हैं, कार्बन रिडक्शन करवा सकते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन कर रहा हूं बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इतना हाई टेम्परेचर दे दिया कि आपकी जो मेटल है मोल्टन स्टेट में मिले, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। तो आपसे पूछ ले कि स्मेल्टिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी पायरोमेटलर्जी में है ये। तो जो मेटल ऑब्टेन होगी वो कैसे होगी, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्मेल्टिंग हो गया, यानी यहां हमने क्या किया, स्मेल्टिंग करवाई है। एक बात ध्यान रखना, ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन होती है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर की जाती है भाई, ठीक है, और ये स्मेल्टिंग ही हो रही है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग में हेल्प कर रही है, इसलिए इसे स्मेल्टर भी कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है रिडक्शन विद वाटर गैस। वाटर गैस में क्या होगा, आपका क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, इसे हम वाटर गैस कहते हैं भाई। तो यह मेनली यूज होता है निकल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो निकल ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, निकल बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह निकल ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो निकल बनेगा और प्लस आपका वाटर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो निकल ऑक्साइड का रिडक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की हेल्प से भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भाई, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, इसे गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यह किस किस के लिए किया जाता है, तो ये किया जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, मैग्नीज ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, टाइटेनियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि ये हमारा इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, यहां से मैंने इसको बंद कर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपका जो मेटल ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम डाल दूंगा, ये दोनों ही क्या है, पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, जिससे रिएक्शन है वो फास्ट होगी, ठीक है। तो इस जो ये मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं थर्माइट मिक्सचर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें यह मिक्सचर ले लिया आपका। अब इसके अंदर मैं एक पोटली रख दूंगा। ये पोटली किसकी है भाई, इसके अंदर आपका है मैग्नीशियम प्लस बेरियम परऑक्साइड, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मैग्नीशियम की रिबन लगा दी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इग्निशन में हेल्प कर रहा है। मैग्नीशियम रिबन को मैं शुरू में जलाऊंगा तो यहां पे क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगी, यह इसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, बेरियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यह हीट क्या करेगी, इनकी रिएक्शन को इनिशिएट करवा देगी। और अब ये रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या आ जाएगा, Al2
O3 बनेगा प्लस आपका क्रोमियम है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब Al2O3 की लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो यह रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। यह रिएक्शन क्या होगी, नोट कर लेना भी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर है। और इसी तरह क्या होता है, यह यूज होती है जो वेल्डिंग करने के लिए, किसकी भी, जो आपका मान लो कि रेलवे ट्रैक है वो टूट गया, तो रेलवे ट्रैक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम ले लेंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस आयरन क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो मेटल होती है वो लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होगी यहाँ पे। तो ये मान लो कि मोल्टन आयरन है आपका, और यहाँ पर क्या है, दो रेलवे आपकी जो जहां टूटा हुआ है रेलवे ट्रैक है वो है, तो मैं इस रेलवे ट्रैक को साफ कर लूंगा और इसको ओपन कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड आयरन इनके बीच में आ जाएगा, और फिर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बेल्डिंग के लिए भी यूज होती है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कॉमर्शियल लेवल में कहें कि जो आयरन है क्या हम इस हेल्प से, इस प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम महंगा है, आयरन आपका सस्ता होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ये बेल्डिंग के पर्पज से करते हैं हम, मेनली ऑब्टेन ये तीनों ही करेंगे। क्लियर है, तो हाईली एक्सोथर्मिक है, नोट करो भी इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सेल्फ रिडक्शन, या इसे ऑटो रिडक्शन या एयर रिडक्शन भी कहते हैं भी। यह मेनली मैंने आपको बताया था प्रभु खुश होंगे के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ये ज्यादातर आपको पता है सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो सल्फाइड ओर की हम क्या करते हैं, पार्शियल रोस्टिंग करेंगे भी। तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, PbO बनेगा प्लस PbSO4 बन जाएगा प्लस आपका SO2 गैस है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल रोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट पूरे के पूरे गैलेना को मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा। अब क्या करूंगा, मैं एयर सप्लाई बंद कर दूंगा और प्लस थोड़ी अमाउंट में गैलेना और डाल दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका सेल्फ रिडक्शन होगा भाई। तो अब जो PbO है यह PbS के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, Pb प्लस SO2। यहां पर जो सल्फाइड है, एनाइन है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, जो सल्फाइड एनाइन एसोसिएटेड है लेड से, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बना देगा, लेड निकल जाएगा। इसी तरह अगर आपका ये PbSO4 हो, यह इस PbS के साथ रिएक्ट करेगा, 4 ऑक्सीजन है 2 सल्फर है, मतलब 2 SO2 निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका Pb आ जाएगा। इस तरह से सेल्फ रिडक्शन ऑटो रिडक्शन से हम मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रोसेस है अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम किनका करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को मैं याद से लिख रहा हूं, यह मेनली एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इनका मोल्टन स्टेट में हम इनके जो साल्ट, मोल्टन साल्ट है, उनसे रिडक्शन करवाएंगे भाई। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, ये मोल्टन है, लिक्विड स्टेट में है। तो जो सोडियम आयन है वो केटाइन है, केटाइन कैथोड पे जाते हैं आपको पता है, और एनायन होते हैं वो कहा जाते हैं एनोड पे जाते हैं। तो केटाइन कैथोड पर आएगा तो यह केटाइन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम मेटल दे देगा आपकी, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। 2 क्लोरीन, जो 2 क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मेटल कहाँ मिल जाएगी, कैथोड पर मिल जाएगी। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर मेटल की बजाय हाइड्रोजन गैस निकलती कैथोड पर। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब करने वाले हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब क्या हुआ कि हमने मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करवा के मेटल ऑब्टेन कर लिया है, और जो मेटल हमें मिली है वो क्या है, क्रूड मेटल है, यानी मेटल के साथ थोड़ी बहुत अमाउंट में इम्प्योरिटी एसोसिएटेड है। अब उस इम्प्योर मेटल या क्रूड मेटल को प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल कहते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होगा कि जो आपकी मेटल है
उसका बॉइलिंग पॉइंट इंप्योरिटी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ठीक है, यानी आपकी जो मेटल है वो वोलेटाइल होगी और इंप्योरिटी है वो क्या होगी, नॉन वोलेटाइल होगी। यानी अगर ये वोलेटाइल है तो मैं हीट दूंगा तो ये तो वेपर की फॉर्म में उड़ेगी और मैं उसको अलग से कलेक्ट कर लूंगा और इंप्योरिटी कहाँ रह जाएगी, वहीं रह जाएगी। इस तरह से हम आसानी से इसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो मेनली यह किसके लिए किया जाता है, जिंक कैडमियम और मरकरी के प्योरिफिकेशन के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। दूसरा आता है भाई लिक्वेशन प्रोसेस, नाम ही बता रहा है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे यही है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेवर्बरेटरी फर्नेस लेंगे, उसका स्लोपिक जो सरफेस है वो स्लोपिंग है, स्लोप की तरह है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इम्प्योर मेटल है वो रख दी है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से हीट दूंगा। ठीक है, नीचे से हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देंगे, जाहिर सी बात है मेटल पहले मेल्ट होगी। ठीक है, टेम्परेचर ऐसा रखेंगे कि हमारी मेटल तो मेल्ट हो जाए बट इंप्योरिटी मेल्ट ना हो। हीट देंगे, मेटल मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होगी तो स्लोपिंग सरफेस से कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और यहाँ रिसीवर रख रखा है जहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी और इंप्योरिटी आपके यहीं पर रह जाएगी। एक बात और है, इंप्योरिटी को हम ड्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी इंप्योरिटी यहीं रहेगी। अब एक बात और ध्यान रखना, आप कहोगे जी हीट दे रहे हैं कहीं वो एयर के साथ रिएक्शन तो नहीं कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अब आप कहोगे जी ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब से इनर्ट हो गई। ठीक है, हम ये जो लिक्वेशन प्रोसेस होता है वो मेनली यूज करते हैं PbSN एंड बिस्मथ के लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इनके प्रति तो ये क्या होगी, इनर्ट ही होगी। ठीक है, हम नोबल गैस भी ले सकते थे बट आपको पता है नोबल गैस की कॉस्ट ज्यादा होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से मिल जाती है हमें, तो हम कम खर्चे में अपना काम निकालेंगे। ठीक है, तो ये इनके लिए किया जाता है, ये प्रिंसिपल है इनका। थर्ड आता है आपका जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, जब अल्ट्रा प्योर मेटल हमें चाहिए होती है, मेनली हम क्या करते हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी डायरेक्ट, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपको क्या करना है, जो इंप्योर मेटल है उसकी रोड बना लेनी है, बना ली। अब यहां पर क्या यूज करोगे आप, सर्कुलर हीटर यूज करोगे। ये सर्कुलर हीटर है भाई। ठीक है, अब हीटर क्या हुआ, शुरू में यहां से शुरू होगा तो यहां वाला पार्ट मेल्ट हो जाएगा। कंडीशन देखो इसकी क्या है, कि कंडीशन ये है कि इंप्योरिटी है वो मोल्टन मेटल के साथ रहना पसंद करती है एज कंपेयर टू सॉलिड मेटल। ठीक है, यानी इंप्योरिटी उस पार्ट में रहेगी जो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड के साथ रहना पसंद नहीं करती। अब होगा क्या, मैंने यहां से हीटर यहां से शुरू किया तो ये पार्ट क्या हुआ, मेल्ट हुआ। तो अब मेल्ट हो गया तो फिर मैंने हीटर को आगे लेता जा रहा हूं, सर्कुलर हीटर है मैं आगे ले जा रहा हूं। ठीक है, हीटर की मूवमेंट करा रहा हूं मैं, तो हीटर को मैं आगे ले गया तो जो आगे वाला पार्ट अब मेल्ट होगा और पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो सोलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, तो मेटल सोलिडिफाई हो जाएगी। और मैंने बताया था इंप्योरिटी मोल्टन पार्ट में रहना पसंद करेगी, मतलब वो आगे चली जाएगी। इस तरह से क्या होगा, ये हीटर चलता जाएगा, पीछे मेटल है क्रिस्टलाइज आउट होती जाएगी और इंप्योरिटी क्या यहाँ चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी जहां से हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर है, तो यह मैं कई बार रिपीट करता रहूंगा प्रोसेस, और तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक कि मुझे अल्ट्रा प्योर मेटल या मेटेलॉइड नहीं मिल जाते। क्लियर होगा आपको। अब देखो इसमें क्या होता है कि मेटल होती है वो क्रिस्टलाइज आउट हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर होगा, नोट करो। और एक बात और है, यहां भी हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, बट यहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर है हम नोबल गैस की हेल्प से करेंगे, जैसे आर्गन वगैरह यूज कर लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें अल्ट्रा प्योर मेटल चाहिए होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जोन रिफाइनिंग के बाद में आता है आपका क्रोमेटोग्राफिक रिफाइनिंग या सेपरेशन कह लो। तो क्रोमेटोग्राफिक रिफाइनिंग में क्या होगा, यह बेस्ड है ऑन दी एडजॉर्प्शन एफिनिटी। ठीक है, एडजॉर्प्शन एफिनिटी के ऊपर बेस्ड है, और यह मेनली लेंथेनॉइड की प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, लेंथेनॉइड की प्योरिफिकेशन के लिए।
या उनके लिए यूज होता है जो माइन्यूट क्वांटिटी में हो, यानी जो कम अमाउंट में पाए जाते हों और जिनकी प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो उनकी प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज करते हैं। अब एक देखो, मैंने कहा एडजॉर्प्शन एफिनिटी की बेस पर मैंने मान लिया कि 3 आपके एलिमेंट है जो एक मतलब मिक्सचर की फॉर्म में पाए जाते हैं, मान लो ए, बी और सी। ठीक है, ए की एडजॉर्प्शन एफिनिटी हाई है, बी की मीडियम है और सी की लिस्ट है सबसे कम है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एडजॉर्प्शन कॉलम ले लिया ये वाला। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, आयन एक्सचेंज रेजिन भर दिया है। लेंथेनॉइड की सेपरेशन आयन एक्सचेंज रेजिन की हेल्प से की जाती है, तो मैंने आयन एक्सचेंज रेजिन इसमें भर दिया है, जो किसका काम कर रही है, स्टेशनरी फेज का काम कर रही है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में चले जाना भी। और अब मैं ऊपर से क्या करूंगा, मोबाइल फेज डाल दूंगा। ठीक है, और मोबाइल फेज में क्या है आपकी, ये तीनों एलिमेंट मिक्स किए हुए हैं। क्लियर है, तो अब क्या ए की एडजॉर्प्शन एफिनिटी है वो ज्यादा है, तो वो यहीं पे एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, बी की इससे कम है तो यहां तक पहुंच जाएगा, सी की बिल्कुल कम है तो कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इलेवेंट डाल दूंगा। ठीक है, इलेवेंट का क्या काम होता है, इलेवेंट का क्या काम होता है कि जो एडजॉर्ब हुई है आपका एलिमेंट, तो जो इसका डिसॉर्प्शन करवा देगा, सीधी सी बात है, इसका क्या करवाएगा, सबका डिसॉर्प्शन करवाएगा। तो सबसे पहले डिसॉर्प्शन आसानी से किसका हो जाएगा, जिसकी एडजॉर्प्शन एफिनिटी लिस्ट है, तो मतलब सबसे पहले सी निकल जाएगी। अब मैंने सी एक बीकर में ले ली, उसको साइड में ले गया, अब बाद में क्या होगा, बी निकलेगा और उसके बाद में आपका अलग से बीकर में ए कलेक्ट कर लूंगा। इस तरह से मैंने क्या किया, तीनों को सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन एफिनिटी। ठीक है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका पॉलिंग प्रोसेस। यह मेनली क्या होता है, कॉपर एंड टिन के लिए यूज किया जाता है, और यह उस केस में यूज किया जाता है अगर मेटल के अंदर उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो। ठीक है, जैसे कॉपर के अंदर कॉपर के ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो और टिन के अंदर टिन के ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पॉलिंग मेथड यूज करेंगे। यह मेथड क्या होता है भाई, इसमें क्या करेंगे, एक फर्नेस लेंगे जिसमें आपका जो अगर कॉपर जैसे हमें करना है, इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं अभी, ब्लिस्टर कॉपर ले लेंगे और हीट दे रहे हैं नीचे से। ठीक है, फर्नेस में हीट देंगे तो ये क्या होगा, मेल्टेड हो जाएगा। तो मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जो आपका ग्रीन वुड लूंगा मैं। ग्रीन वुड क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकार्बन गैसेज होते हैं, यानी इसमें लार्ज अमाउंट में मीथेन पाई जाती है भाई। अब मैं ग्रीन वुड से इसकी स्टरिंग करूंगा तो क्या होगा कि इसमें जो ऑक्साइड की इंप्योरिटी है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर दे देगी आपको लिक्विड फॉर्म में, प्लस CO2 प्लस वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला केस होता, टिन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती टिन के अंदर, ये भी मीथेन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देती, आपको टिन दे देती, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता। यानी हम ये कॉपर और टिन के लिए यूज करते हैं अगर उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो। इसके बाद में एक प्रोसेस और आता है, क्यूपिलेशन प्रोसेस, 6th प्रोसेस है ये। क्यूपिलेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे अगर यानी हम ये कहेंगे अगर मेटल के अंदर ऐसी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जो ऑक्साइड के रूप में आसानी से निकल जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सिल्वर के अंदर लेड की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो मैं कौन सा प्रोसेस यूज करूंगा, क्यूपिलेशन प्रोसेस यूज करूंगा। तो इसमें क्या होगा भाई, क्यूपिलेशन नाम ही बता रहा है, एक क्यूपल होती है बोट शेप। ठीक है, ये बोट शेप की क्या होगी, एक क्यूपल होगी जो बोन एस की बनी हुई है, या कई बार ये सीमेंट की भी बना लेते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, आपका मोल्टन मिक्सचर ले लूंगा, ये डाल दूंगा। ठीक है, आपकी जो भी क्रूड मेटल है वो मैंने मेल्टेड फॉर्म में ले ली है, और यहां से मैं क्या करूंगा, हॉट एयर पास करूंगा। एयर में पता आपको क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, लेड को ऑक्सीडाइज कर देगी, किसमें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पीबीओ बना लेगा। पीबीओ क्या होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, वोलेटाइल है तो पीबीओ निकल जाएगा यहां से, और पीछे आपकी क्या बच जाएगी, सिल्वर बच जाएगी। यानी हमने यही कहा था ना, इसके लिए क्या कंडीशन होती है,
मेटल के अंदर ऐसी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जो आसानी से ऑक्सीडाइज होकर वोलेटाइल फॉर्म में निकल जाए। क्लियर है? ये क्यूपिलेशन था, नोट करो। आगे बढ़ते हैं। क्यूपिलेशन के बाद में आ रहा है पारक्स प्रोसेस। पारक्स प्रोसेस में क्या होगा भाई, अगर उल्टा हो जाए, यानी लेड के अंदर अगर सिल्वर की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? पारक्स प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सिल्वर को रिमूव करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? डीसिल्वराइजेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है आपके? तो इसमें एक बात ध्यान रखना, पहले हम क्या करेंगे, आपका जो ये क्रूड मेटल है उसको मेल्ट कर लेंगे। हमने क्या किया है, जो आपकी क्रूड मेटल थी उसको मेल्ट कर लिया है। उसमें मैं क्या डालूंगा? 1% जिंक डाल दूंगा। ठीक है, मैंने जिंक क्यों डाला? आपको यह पता होना चाहिए कि जो सिल्वर होती है वो लेड के कंपेयर में जिंक के अंदर 300 टाइम मोर सोल्यूबल होती है। रिपीट कर देता हूं, सिल्वर है वो लेड के कंपेयर में जिंक के अंदर 300 टाइम मोर सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो यानी सिल्वर और जिंक आसानी से एक दूसरे के साथ मिलकर एलॉय बना लेंगे। ठीक है, एलॉय बनाएंगे तो यह अलग हो जाएगा इसके साथ, और आपका पीछे क्या बच जाएगा? लेड बच जाएगा। तो ये इसके साथ एलॉय बनाता है, तो जो सरफेस पे क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगी? आपका लेड प्योर बच जाएगा। क्लियर है? और यहां पे क्या आ गया आपका? एजी जिंक एलॉय आ गया है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा ना, ज्यादातर डी ब्लॉक वाले होते हैं वो एलॉय बनाते हैं। ये भी डी ब्लॉक का, ये भी है, ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के बनाते हैं तो, बट इनकी जो एलॉय बनाने की कैपेबिलिटी होती है वो डी ब्लॉक वालों के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, तो ये नोट करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पार्टिंग प्रोसेस। पार्टिंग प्रोसेस क्या होगा भाई? यह क्या होता है? मेनली गोल्ड के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अगर गोल्ड के अंदर कॉपर एंड सिल्वर की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो उनको रिमूव करने के लिए हम पार्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है पार्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनमें से कोई एक एसिड ले लेंगे। तो होगा क्या भी, आपका कॉपर है वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो कॉपर सल्फेट बना लेगा, सिल्वर है तो सिल्वर सल्फेट बना लेगा। दोनों क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और गोल्ड क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल है, फिल्टर कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, या फिर कई बार दिक्कत तब आती है जब आपका गोल्ड है उसकी अमाउंट 30% से ज्यादा हो, गोल्ड की कंसंट्रेशन क्या हो? 30% से ज्यादा हो। तो क्या होगा? आपका कॉपर और सिल्वर दोनों ही इन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करते हैं? गोल्ड की जो कंसंट्रेशन होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। कैसे भाई? इसमें सिल्वर, इसको मेल्ट कर लेंगे, इसमें सिल्वर और डाल देंगे। सिल्वर और डालेंगे तो गोल्ड की कंसंट्रेशन है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। कम होगी, फिर हम ये एसिड डाल देंगे जिसमें कॉपर और सिल्वर दोनों डिजोल्व हो जाएंगे। गोल्ड इनके साथ रिएक्ट नहीं करता इसलिए अनडिजोल्व रहता है, जिसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। दूसरा होता है पार्टिंग विद क्लोरीन। इसमें क्या करेंगे? हम गोल्ड प्लस बोरेक्स को मेल्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें से मैं क्लोरीन गैस पास करूंगा। तो होगा क्या? आपकी जो बेसिक मेटल है वो क्लोराइड की फॉर्म में वेपोराइज हो जाएगी। ठीक है, और आपका इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। नीचे आपका गोल्ड होगा, ऊपर क्या होगा? सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड यहां मतलब रह जाएगा बीच में, और बोरेक्स है वो सबसे ऊपर रहेगा। यानी इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, इससे ज्यादा इसकी और इससे ज्यादा इसकी होती है। तो इसको मैं यहां से रिमूव कर लूंगा, फिर इसको यहां से रिमूव कर लूंगा, और लास्ट में आपको क्या होगा? गोल्ड मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम पार्टिंग प्रोसेस के द्वारा गोल्ड की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में एक और आता है आपका पुडलिंग प्रोसेस। तो पुडलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं अभी? यह मेनली कास्ट आयरन से रोट आयरन बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट 9th प्रोसेस कौन सा है? पुडलिंग प्रोसेस। किसके लिए यूज होता है? कास्ट आयरन से रोट आयरन बनाने के लिए। आपको पता होगा रोट आयरन है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है। इसमें आपका जो कार्बन कंटेंट होता है वो 3% होता है। इसमें क्या होता है? 0.1 to 0.15% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन के अलावा इसके अंदर सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज की इंप्योरिटी भी होती है भाई। ठीक है, तो कास्ट आयरन से रोट आयरन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पुडलिंग या पुडिंग प्रोसेस भी कह देते हैं, यूज करते हैं। क्या होगा कि आपकी जो ब्लास्ट फर्नेस है, इस तरह की ब्लास्ट फर्नेस थी, रफ सा डायग्राम बना रहा हूं,
उसके अंदर की तरफ हम क्या करेंगे, हेमेटाइट की लाइनिंग कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, किसकी लाइनिंग करेंगे, Fe2O3 हेमेटाइट की लाइनिंग कर दी है। उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस है तो हीट देंगे तो क्या होगा कि जो आपकी Fe2O3 की लाइनिंग हमने की है वो क्या करेगी, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके Fe बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी जो उड़ जाएगा। क्लियर है। और आयरन क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आयरन की अमाउंट तो बढ़ी रही है, हम तो आयरन को प्योरीफाई कर रहे हैं, आयरन बढ़ रहा है इसमें। इसी तरह अगर सल्फर होता तो सल्फर को ये SO2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती। अगर यहाँ पे सिलिकन है तो सिलिकन को सिलिका की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अगर मैग्नीज है तो मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। अब आपको पता है ये बेसिक है, ये एसिडिक है, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर देंगे, मैग्नीज सिलिकेट बना लेंगे जो स्लैग के रूप में फ्लोट करेगा और रिमूव कर देंगे। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जो फास्फोरस भी होता है इसमें, फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो आयरन के साथ क्या बना लेता है, फेरस फॉस्फेट बना लेता है, सॉरी फेरिक फॉस्फेट बना लेता है, या फिर ये गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, ये भी चलेगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, जो रोट आयरन है वो कास्ट आयरन से मिल जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, Fe2O3 को यूज कर रहे हैं इन वोलेटाइल इंप्योरिटी, इन मतलब इनको क्या कहेंगे, इन इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए। क्लियर है। अब एक बात और देखो कि जो स्लैग होता है वो भी क्या करता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को रिमूव, स्लैग कह रहा हूं, लाइम भी क्या करेगा, ये अलग से बता रहा हूं भाई। अगर लाइम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। इसे हम थॉमस स्लैग बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थॉमस स्लैग क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट को ही हम थॉमस स्लैग बोलते हैं। ठीक है। तो ये प्योरिफिकेशन हो गई भी आयरन की, यानी कास्ट आयरन को हमने केस में कन्वर्ट कर लिया है, रोट आयरन में कन्वर्ट कर लिया है। अब बात करने जा रहे हैं हम वेपर फेज रिफाइनिंग की। इसमें 2 केस हम डिस्कस करेंगे। एक वेन आर्कल प्रोसेस होता है, यह मेनली क्या होता है, टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, टाइटेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड है। अब एक बात ध्यान रखना, वेन आर्कल प्रोसेस की कंडीशन क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी आपकी मेटल है ऐसे रिएजेंट के साथ, वेपर फेज की समझ लो, पूरे वेपर फेज रिफाइनिंग की कंडीशन है ये, कि हम क्या करेंगे, मेटल को ऐसे रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे जो वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाता हो, यानी वोलेटाइल है, वेपर की फॉर्म में उड़ेगा, और कंडीशन ये रहेगी कि इंप्योरिटी उसके साथ रिएक्ट ना करती हो, यानी इंप्योरिटी है वो नॉन वोलेटाइल फॉर्म में रहे, तभी तो क्या होगा, इंप्योरिटी नॉन वोलेटाइल है और मेटल ने वोलेटाइल कंपाउंड बना लिया है तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर फेज के लिए रहेगा। यहाँ पे वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड है वो क्या बन रहा है, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बन रहा है। ये अनस्टेबल होना चाहिए, कहीं स्टेबल हो गया तो हमें टाइटेनियम थोड़े मिलेगा, और हाई टेम्परेचर पे हीट दे देंगे तो प्योर टाइटेनियम मिल जाएगा और आयोडीन है वो निकल जाएगी। ये आपकी इम्प्योर थी और यहाँ क्या मिल गई है, प्योर मिल गई है। क्लियर है। इसी तरह जर्कोनियम के लिए कर लेंगे। दूसरा आपका माउंट प्रोसेस। माउंट प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं भाई, निकल के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। निकल इम्प्योर निकल है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, निकल टेट्रा कार्बोनिल, और इसको हीट देंगे तो ये डिकम्पोज होकर निकल दे देगा और कार्बोनिल आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये इम्प्योर निकल थी, इम्प्योर निकल से हमने क्या किया, माउंट प्रोसेस के द्वारा प्योर निकल ऑब्टेन कर ली है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे। नोट करो इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है कॉपर, जिंक, एजी, एसन, ईटीसी, इनके लिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, सिंपल सा मेथड है, जो इम्प्योर आपकी मेटल है उसका एनोड बनाएंगे। इम्प्योर मेटल का हम क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे, और प्योर मेटल का हम क्या कर लेंगे, कैथोड बनाएंगे। और कैथोड याद रखना भी, हम थिन लेंगे और एनोड है वो थिक लेंगे। ये प्योर मेटल है। और ये भी ध्यान रखना, सभी केस में प्योर मेटल यूज नहीं करते,
जैसे जिंक के केस में एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्योर मेटल का कैथोड बना लेंगे और हम क्या करेंगे, यहां इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कॉपर का डिस्कस कर लेता हूँ, इम्प्योर कॉपर है, यहाँ पर प्योर कॉपर है, और यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 डाल देंगे, ठीक है। ये 15% होती है और ये क्या होती है आपकी 5% होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो होगा क्या, अभी एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी कॉपर आयन की फॉर्म में ये आ जाएगा। इसके बाद में कैथोड पर क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर +2 आयन देगा, यह यहाँ पर रिड्यूस होकर चला जाएगा, यानी कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से कॉपर सोल्यूशन में आ गया और सोल्यूशन वाला कॉपर रिड्यूस होकर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। इस तरह से क्या हुआ, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए ये यूज करते हैं। इसके बाद में भी हम प्योर इंडिविजुअल मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिविजुअल मेटल के बारे में मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको थोड़ा फास्ट करके देख लेना। बस एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एल्यूमिनियम के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होल हेरोल्ट प्रोसेस कहते हैं भी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आपका एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे, प्लस इसमें क्या डाल देंगे, Ne3AlF6 क्रायोलाइट डालेंगे, प्लस क्या होता है फ्लोरस्पार डालेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं, विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देंगे सोल्यूशन की, जिससे कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। और इसकी जो इससे एल्यूमिना प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम मिलेगा हमें, वो 99% प्योर होता है, बट हमें तो ज्यादा प्योर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हुप्स प्रोसेस के द्वारा इसकी फर्दर रिफाइनिंग करवा देंगे, ठीक है। हुप्स प्रोसेस रिफाइनिंग का है। इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको समझाया था, जैसे यहां पर इम्प्योर एल्यूमिनियम ले लेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यहां क्या होगा आपका क्रायोलाइट प्लस BF2 लेंगे। अब देखो ये क्रायोलाइट यहां था, यहां कैल्शियम की जगह बेरियम फ्लोराइड ले लिया। क्यों भाई, इसलिए लिया है ताकि इसकी डेंसिटी इस तरह से रहे कि यह मिडल लेयर बनाए, नीचे ना जाए, ठीक है। और यहां पर क्या ले लेंगे, हम प्योर एल्यूमिनियम ले लेंगे। अब थोड़ा सा देखो कि जहां पर इम्प्योर एल्यूमिनियम लिया है, यहां पर थोड़ी सी अमाउंट में हम कॉपर मेल्टेड फॉर्म में डाल देंगे। क्यों भाई, ताकि इसकी डेंसिटी इतनी रहे कि यह नीचे ही रहे, सरफेस में, बॉटम में रहे। क्लियर है। तो ये किसका काम करेगा, प्योर एल्यूमिनियम है, ये कैथोड का काम करेगा। और यहाँ क्या आ जाएगी आपकी एनोड आ जाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ जाएगा। यहाँ एल्यूमिनियम पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि यह क्या है, किसमें, यह मेनली क्या होता है, NaF(AlF3) होता है ना। क्रायोलाइट को ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये डिसोसिएट होके क्या दे देगा, सोडियम आयन दे देगा, एल्यूमिनियम आयन दे देगा, प्लस फ्लोराइड आयन दे देगा। तो एल्यूमिनियम आयन पहले से है, तो यहां से एल्यूमिनियम आयन इसके अंदर चले जाएंगे रिडक्शन होके, सेम वही प्रोसेस होगा। इस तरह से इम्प्योर एल्यूमिनियम से हम प्योर एल्यूमिनियम है वो ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। बाकी मेटल की मैंने क्या कर रखी है, इंडिविजुअल मेटलर्जी डिस्कस कर रखी है, थोड़ा फास्ट करके उसको देख लेना। तो ये वन शॉट रिवीजन था। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।